हाय व्यूवर्स, दिस योर होस्ट आरजे आयश। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से इस चैनल पर कहानी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएंगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी कहानी के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक खैर खैरियत से पहुँच जाया करें। ओके, चलो सब्सक्राइब करो। ये कहानी है पाकिस्तान के एक छोटे गांव में रहने वाली सोनिया नाम की लड़की की। सोनिया 3 माह की थी जब उसके अब्बा का इंतकाल हुआ और फिर जब वो 14 साल की हुई तब उसकी अम्मा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। शायद उनको कोई बीमारी थी और तब उसे कोई लेने आया था। वो अनवर जावेद था, उसके अब्बा की पहली बीवी का बेटा, मतलब ये कि उसका सौतेला भाई। वो उसे अपने घर लेके गया था। वो उसे 7 साल बड़ा था। सोनिया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था पर वो कभी स्कूल नहीं गई थी। ये बात जब अनवर जावेद को पता चली तो वो उसके लिए बहुत सारी किताबें ले आया और वो उसे रोज़ पढ़ाने लगा। फिर जितना अनवर से हो सका उसने सोनिया को घर पर ही खुद से तालीम दी। अनवर अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता था और उसके घर वाले भी राज़ी थे इस रिश्ते से। बात पक्की थी दोनों की। फिर एक दिन अनवर सोनिया को सनम के घर लेके गया था दावत पर। वहाँ सब सोनिया के साथ बड़े प्यार से पेश आए थे और एक शख्स की नज़र तो ठहर ही गई थी सोनिया पर। वो सोहेल था, सनम का बड़ा भाई। वो शादीशुदा था और 3 बेटियों का बाप भी। उसे काफ़ी दिनों से एक लड़की की तलाश थी अपनी दूसरी शादी के लिए। सोनिया को देखते ही उसकी काफ़ी दिनों की तलाश ख़त्म हो गई थी। उस दावत के कुछ दिनों बाद सनम और अनवर लंच के लिए रेस्टोरेंट में मिले थे। वो दोनों लंच का वेट कर रहे थे तब सनम ने बात शुरू की। अनवर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो। बात यह है कि बात क्या है? उसने सनम के हाथ पर हाथ रखा। मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। क्या? अनवर के अब्रू तन गए। उसने हाथ हटा लिया। मेरी बहन की उम्र नहीं है शादी की और तुम्हारा भाई पहले से शादीशुदा है। हाँ मैं जानती हूँ, मगर क्या? मगर हमारे दीन में 4 शादियों की इजाज़त है अनवर, याद नहीं? हाँ सनम, पर क्या? सनम ने अनवर को समझाया कि एक तो सोनिया बेज़ुबान है और ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं है, और ये कि मेरा भाई तुमसे कोई दहेज नहीं लेगा। फिर भाई जैसा तुम्हें रिश्ता नहीं मिलेगा अनवर, सोच लो। उसने सोचने का वक्त मांगा सनम से। सोनिया की शादी की बात शाहिद को पता चली तो उसने सोनिया से बात करने का सोचा। शाहिद उसके मोहल्ले का लड़का था और सोनिया का बचपन का दोस्त भी। दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। एक दिन जब अनवर काम पर गया था तब शाहिद चुपके से छत से उसके घर आ गया था। सोनिया उसे देखते ही डर गई और फिर उसे इशारों से पूछा कि तुम क्या करने आए हो यहाँ हमारे घर। वो कुछ बताने ही लगा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो भागकर बाथरूम में छुप गया। दरवाज़ा खोलकर अनवर आया था। जा रहा था तो सामने देखा कच्ची भिंडियाँ पड़ी थी। सोचा ले लूँ, तुम्हारे शाम के खाने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। ये लो, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़ कहकर वो चला गया। पीछे सोनिया साकित खड़ी रही। उसके जाने के बाद उसने शाहिद को बाथरूम से निकाला और इशारे से कहने लगी कि चले जाओ यहाँ से। बात सुनो, जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है वो सही इंसान नहीं है, शाहिद ने हर एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा। फिर सोनिया ने इशारों में उसे कहा, तुम कौन से अच्छे इंसान हो? हाँ मुझे पता है, मैं एक नंबर का आवारा हूँ, गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, पर तुम तो अच्छी हो ना। और वो बंदा ठीक नहीं है, इस रिश्ते से इनकार कर दो सोनिया। वो ना में सर को हिला रही थी। अरे बात को समझो सोनिया, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। सोनिया ने उसकी कोई बात न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। उसकी जगह कोई भी होता तो वो उसकी बात को सुनती, पर वो तो शाहिद था और वो तो उसकी नज़र में दुनिया का सबसे बुरा इंसान था और उसने दुनिया देखी ही कितनी थी। वो जब शराब पीता था तब वो एक नेक इंसान बन जाता था। शराब के नशे में वो दुनिया का सबसे रहमदिल इंसान होता था।
और कभी कभी तो वो खुद को सबका मसीहा ही मानने लगता था। और आज तो उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। फिर उसे सोनिया का ख्याल आया था। ने रात के 11 बजाए थे, पर उसने टाइम देखा ही कब था। फिर वो सोनिया के कमरे की खिड़की से अंदर आया था। ऐसे कामों में वो माहिर था, लोगों की छतें पलांगना और खिड़की के ज़रिए घर के अंदर आ जाना। वो जो टीवी पर पाकिस्तानी ड्रामा देख रही थी, अचानक उसको देखकर डर गई और फिर से शाहिद सोनिया को समझाने लगा कि जिससे वो शादी कर रही है वो सही नहीं है। सोनिया डरते हुए पीछे हुई तो टेबल से कांच का जग गिरकर चकनाचूर हो गया। आवाज़ बाहर तक गई थी। अनवर जो बैठा सनम से बातें कर रहा था फ़ोन पर, उसने सोचा शायद सोनिया के हाथ से गिरा है जग। फिर कॉल काट कर वो सीधा कमरे में गया। वहाँ वो सामने खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ा देखकर वो सीधा उसके पास आया। क्या हुआ सोनू? अरे तुम इस जग की वजह से परेशान हो? परेशान मत हो, मैं कल नया ले आऊँगा। वैसे भी ये पुराना हो गया था। उसने चलो अब लाइट ऑफ करो और सो जाओ, वो प्यार से कहकर जैसे ही जाने को मुड़ा तो सामने पर्दे पर उसकी नज़र गई। वहाँ पे पेड़ नज़र आ रहे थे। सोनिया ने भी उसी तरफ देखा तो उसका चेहरा लट्ठे के मानित सफ़ेद होने लगा। अनवर ने पहले गुस्से से सोनिया को देखा और फिर उन पैरों की तरफ बढ़ा और फिर उसे गिरेबान से खींचकर बाहर निकाला। फिर मुंह पर खींचकर एक घूसा दे मारा। वो ज़मीन पर जा गिरा और वो उस पर चढ़कर लातों घूसों से उसे मारने लगा। नाक, कान, होंठों से खून बहने लगा। कुछ देर बाद वो ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। सोनिया उसे देखकर बेआवाज़ रोने लगी थी। अब अनवर उसे पूछ रहा था कि क्यों आया था ये यहाँ पर। सोनिया ने कोई सफाई नहीं दी, वो रोती ही रही। फिर उसने उस ज़मीन पर पड़े वजूद को कॉलर से पकड़कर पूछा, क्यों आए थे तुम यहाँ? वो बोल रहा था पर आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसके गले से वो वहाँ पर पड़ा था जहाँ पे कुछ देर पहले कांच का जग टूटा था। उसके पीठ पर वही कांच के जग के टुकड़े चुभे हुए थे। वो बेहोने ही लगा था। तब अनवर ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर उसके पास एक गिलास पानी का रखा, जिसे वो अपने कांपते हुए हाथों से उठाकर फ़ौरन ही पी गया। अब सच सच बताओ, क्यों आए थे तुम यहाँ? कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने अटक कर कहा, पसंद करते हैं हम दोनों एक दूसरे को। अनवर पहले तो चौंका, पर सोनिया उससे भी ज़्यादा हैरान हुई उसके लफ्ज़ सुनकर। अनवर ने सोनिया की तरफ देखा और पूछा, तुम पसंद करती हो इसे? उसने ना में सर हिलाया और उसकी ना सुनकर अनवर ने फिर से उसको एक घूसा दे। फिर वो उठकर सोनिया के पास गया, हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछा, मैं कुछ नहीं कहूँगा अगर तुम इसको पसंद करती हो तो बताओ। अनवर ने बड़े प्यार से पूछा सोनिया से, मगर सोनिया ने फिर से ना में सर को हिलाया। अनवर गुस्से से उठा और उसने बेड की चादर उतारी और शाहिद को दी और कहा, आइंदा से मेरे घर के आसपास भी नज़र दिखे तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि पूरा मोहल्ला याद रखेगा। वो ज़ख्मी हालत में चादर ओढ़कर वहाँ से चुपचाप चला गया। ऐसे ही फिर शादी वाली रात भी आ गई थी। शाहिद बुर्का पहन कर आया था, मेकअप वाली सोबिया बाजी बनकर, सोनिया के कमरे में अपनी आखिरी कोशिश करने उसको बचाने की। इस बार सोनिया उसे देखकर डरी नहीं और ना ही हैरान हुई। चलो अभी इसी वक्त, उसने हाथ पकड़कर कहा। सोनिया ने ज़ोर से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ सोनिया यार, मैं लाख बुरा सही पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। पहले की तरह सोनिया ने उसकी कोई बात न सुनी और उसके गाल पे एक थप्पड़ दे मारा। शाहिद ने सुर्ख होती आंखों से उसे देखा और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। वो उसके एहसान लौटाना चाहता था पर यहाँ तो उसकी कोई चीज़ ही कबूल न थी।
सोनिया की सोहेल से और फिर सनम की अनवर से शादी हो गई। 3 माह बाद सब ठीक था। सनम अनवर को लेकर मलेशिया चली गई थी। ऐसे ही फिर सनम का सोनिया से भी पीछा छूट गया था। सोनिया की शादी के 3 माह बाद वो प्रेग्नेंट थी। इत्तेफाक से सोहेल की पहली बीवी भी प्रेग्नेंट थी। 9 माह बाद वो बेड पर लेटी हुई थी। उसकी तबीयत ऐसी थी जैसे अभी जान निकलने वाली हो। रात को उसकी हालत और ख़राब हो गई थी, इसलिए सोहेल और उसकी अम्मी उसको हॉस्पिटल ले आए थे। वहाँ पर नर्स ने उसका चेकअप किया और कहा कि अभी कुछ और देर है। सोहेल की अम्मी तो तब से ही तस्बीह लेके बैठ गई थी। सोहेल भी परेशान था, उसे बस बेटा चाहिए था। सोहेल की अम्मी भी एक गूंगी से शादी पर इसीलिए रजामंद हुई थी कि उन्हें पोते का मुंह देखना था। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और सोहेल ने पूछा, क्या हुआ? अभी कुछ नहीं कह सकते, आप बस दुआ करें। क्या मतलब? सोहेल ने गुस्से से कहा। आप हम पर गुस्सा ना क्यों हो रहे हो सर? और फिर वो आसपास के लोगों को देखकर संभला। बच्चा तो ठीक है ना? सोहेल की अम्मी ने नर्स के पास आते ही कहा। अभी पता नहीं चल रहा मैम। आप सर ये आप मेडिसिन ले आएँ, नर्स ने कहा सोहेल से। सोहेल फ़ौरन चला गया। कुछ देर बाद सोहेल की अम्मी और सोहेल दोनों इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे थे। तभी एक बड़ी डॉक्टर बाहर आई और वो दोनों खड़े हुए। जी डॉक्टरनी साहिबा, क्या हुआ? सोहेल की अम्मी ने पूछा। जी आई एम सॉरी, हम बच्ची को नहीं बचा पाए। सोनिया मर गई? सोहेल के मुंह से बेख्तियार निकला। जी नहीं, आपकी बेटी को नहीं बचा सके हम। वो मतलब लड़की थी? जी हाँ, बचती भी तो मैं उसे खुद जिंदा दफनाता। सोहेल ने दिल ही दिल में सोचा था। और सोनिया को अभी कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? सोहेल की अम्मी ने तो सर पीट लिया। एक तो इस गूंगी पर इतना खर्चा किया और बिना दहेज के शादी भी कर दी, ऊपर से ये बला तो हमारे ही गले आ गई। कुछ हासिल भी नहीं हुआ। या अल्लाह, क्या हो गया? अब सोहेल गुस्से में खड़ा था। अम्मी क्या कर रही है? सब लोग आते जाते देख रहे हैं, तो अब हम अपने नुकसान का रोना भी ना रोए? लोगों को देखकर लोग आते जाते उन दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे शायद इनका कोई अपना करीबी मर गया है। नुकसान का हिसाब तो मैं लेके ही रहूँगा अम्मी, उसने मुठिया भेजते हुए कहा और फिर वहाँ से अम्मी को लेकर चला गया। पीछे सोनिया को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। नर्स उन दोनों माँ बेटे को ढूंढ रही थी काउंटर पे बिल की अदायगी के लिए। वो दोनों तो कब के वहाँ से चले गए थे बिना किसी को कुछ बताए। ये बात नर्स को गेट पर खड़े गार्ड से पता चली और वो सीधा बड़ी डॉक्टर के पास आ गई। उन्हें सारी बात बताई और डॉक्टर ने कहा, बिल मैं पे कर दूंगी, आप सोनिया का ख्याल रखो। सोनिया अभी तक बेहोश थी। 2 दिन बाद तबीयत जैसे ही कुछ बेहतर हुई, डॉक्टर नौरीन उसे अपने घर लेके गई थी। डॉक्टर ने उसे कुछ पूछना चाहा तो उसने एक पेपर मांगा। अनवर का नंबर बार बार डायल करने के बाद उसे पता चला कि वो नंबर बंद था। यहाँ सोहेल के घर पे ही उसकी पहली बीवी से लड़का पैदा हुआ था और सोहेल इस बात से बहुत खुश था। अब उसे सोनिया से शादी करने का पछतावा हो रहा था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर को अपने किसी काम से अमेरिका जाना था और फिर उन्होंने सोनिया को कहा कि तुम यहीं पे रहो, पर सोनिया ना मानी और डॉक्टर से कहकर वो सोहेल के घर आ गई। सोहेल उसे देखकर गुस्सा तो हुआ था, पर डॉक्टर को देखकर वो खामोश रहा। कुछ दिनों बाद सोहेल ने सनम से रब्ता किया। सनम ने तो साफ ही कह दिया कि अब ये आपकी बला है, प्लीज़ हमसे दूर रहें और ये लड़की से मेरा और मेरे शोहर का कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। उस बात के बाद सनम ने अपना वो नंबर भी बंद कर दिया था। ये सब होने के बाद सोहेल सोचता रहा कि क्या करे अब सोनिया का। अब उसे कोई ज़रूरत ना थी सोनिया की, फिर वो उसका कैसे फ़ायदा उठा सकता था, वो यही सोचता रहा था। फिर उसे एक ख्याल आया और फिर वो कुछ दिनों बाद उसे एक दावत पर लेकर गया था। उसकी पहली बीवी कहीं आने जाने के काबिल न थी, वो गांव की गवार लड़की थी, इसीलिए सोनिया हर तरीके से उसके काम आ सकती थी, उसने सोचा था। और फिर उसने वही किया जो उसने सोचा था। वो उसे हर एक दावत पर ले जाता था और सोनिया तो देखने में भी बहुत प्यारी थी। सबसे अच्छी बात उसकी यही थी कि वो बोलती नहीं थी, उसके लिए कोई मसला ही नहीं था। मुस्तफ़ा भाई की दावत पे लेके गया था। वहाँ सब 2 नंबर के लोग मौजूद थे, बड़े बड़े सियासतदान भी मौजूद थे वहाँ पर। वो उन लोगों के बीच अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वो चलकर स्विमिंग पूल के पास आ गई। वो अब उन रंग बिरंगी मछलियों को देख रही थी। तभी कोई उसके पास आया
शौहर के साथ आई हो? उसने पूछा। वो उसे देखती ही रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। अब वो भी उन रंग बिरंगी मछलियों को देख रहा था। कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, मैं अब ये बात अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें इस जहन्नुम में जाने से रोक लूँ, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं और फ़ौरन चला गया। पीछे वो उसे जाता देखती रही। वो शाहिद था। हाय हाय ब्यूटीफुल गर्ल, किसी ने पीछे से आवाज़ दी उसे। उसने मुड़कर देखा। वो मुस्तफ़ा भाई थे, जिनका जिक्र वो कार में सोहेल के मुंह से 50 बार सुन चुकी थी। उन्होंने हाथ को बढ़ाया, उसने भी उनसे हाथ मिलाया और फिर वो दूसरी तरफ देखती रही। हमसे मिलकर आपको अच्छा नहीं लगा? मुस्तफ़ा ने कहा। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। फिर कुछ ही देर में वहाँ पे सोहेल भी आ गया। मुस्तफ़ा साहब, आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। सुनो, ये तुम्हारी वाइफ है? उन्होंने सोनिया की तरफ देखकर कहा। जी हाँ, बीवी है मेरी। तुम्हारी शादी तो बहुत पहले नहीं हुई थी? जी हाँ, ये मेरी दूसरी बीवी है। ओह ऐसे ही, बड़े खुशकिस्मत हो, दूसरी बीवी भी इतनी प्यारी मिल गई, और ऊपर से कम बोलने वाली। जी ये कम क्या, ज़रा भी नहीं बोलती। क्यों, गूंगी है क्या? हाँ। ओह अच्छा, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, इसमें आपकी क्या गलती, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है मुस्तफ़ा साहब। कुछ देर बाद वो तीनों गेट पर खड़े थे। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, अब हमें इजाज़त दें। वो दोनों अब कार में बैठ रहे थे। ऐसे ही वो उसे पार्टियों में ले जाता रहा था। फिर एक दिन मुस्तफ़ा साहब की कॉल आई उसे। मुस्तफ़ा भाई ने उसे पर्सनल दावत पर बुलाया था। 2 दिन बाद वो सोनिया को लेकर गया था उस पर्सनल दावत पर। फिर वहाँ पर मुस्तफ़ा ने उसे अपनी डील बताई। सोहेल को पहले तो उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया, फिर पैसों का नाम सुनकर उसकी लालच ने उसकी गैरत का गला घोट लिया। वो उसे वहाँ छोड़कर आ गया था। सोनिया तो अभी तक शौक के आलम में थी। उसके लफ्ज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं सोहेल अहमद। उसके कानों में अभी तक सोहेल के अल्फाज गूंज रहे थे। मैं सोहेल अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अब कुछ औरतें उसे एक आलीशान कमरे की तरफ ले जा रही थी। 4 माह बाद वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन हिस्से में थी। कल उसकी इद्दत पूरी होने वाली थी और फिर मुस्तफ़ा उसे शादी करने वाला था। उसे तो यही बताया गया था। थी तो वो बचपन से ही खामोश, मगर अब ज़िंदगी ने उसे ज़िंदा लाश बना दिया था। उसे इंतज़ार था तो बस अपनी मौत का। वो दिन ब दिन सूखे कांटे की तरह होती जा रही थी। वो मुस्तफ़ा से पैसे लेने आया था। उसने इत्तेफाक से सोनिया को देख लिया था। वो उसे आज 6 माह बाद देख रहा था। ये वो सोनिया नहीं थी जिसे उसने उस रात पार्टी में देखा था। कमज़ोर तो वो पहले भी थी, मगर अब लाश लग रही थी। अब उसे एक मुलाजिमा कमरे की तरफ ले जा रही थी। उसके पैरों पर मरहम लगा था। वो उसे काले रंग के जोड़े में अजीब लगी थी। वो उसे कुछ पूछना चाहता था, पर वो उसे बहुत दूर थी। फिर उसने गेट पे खड़े गार्ड से सारी जानकारी ली उसके बारे में। फिर वो वहाँ से बिना पैसे लिए चला गया। अगले दिन वो फिर आया था मुस्तफ़ा से मिलने। अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। अब बता, बात क्या है? मुस्तफ़ा ने कहा। सेठ में बात को घुमा फिरा के करता नहीं, जो बात है सीधा मुंह पे बोलता हूँ। मुझे वो लड़की चाहिए जो आपने कुछ दिन पहले ख़रीदी है। क्या? कौन सी लड़की? मुस्तफ़ा ने लाताल्लुकी ज़ाहिर करने की कोशिश की। मैंने बोला ना, मुझे सब पता है। अब बता, दाम क्या लोगे उसका? अरे छोटे, बात को समझ, वो मुझे पसंद आ गई है। तू किसी और को देख ले, तुझे एक से एक दिखाता हूँ। नहीं सेठ, मुझे वही लड़की चाहिए। मुझे पता है कि आपको नहीं, वो किसी और को पसंद आई है। अच्छा, किसको? शेख सुलेमान को। वो तू दुबई के लोगों को भी जानता है? मैं एशिया के सारे 2 नंबर लोगों को जानता हूँ। अब बहस छोड़, दाम बता। तू क्यों मरे जा रहा है? कहीं कोई इश्क माशूकी का तो चक्कर नहीं है? जो तुझे सही लगे वो सोच, पर मुझे वो लड़की चाहिए। अच्छा तो दे, शेख से ज़्यादा पैसे ले जा। कितना दे रहा है शेख? 15 लाख। हैं? क्या? कितना? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। मुस्तफ़ा ने फिर से कहा, 15 लाख। तेरे पास है 15 लाख?
अभी तो नहीं है, तेरे पास 2 दिन का वक्त है, जमा करके ले आ 15 लाख और लड़की ले जा, वरना फिर मैं भेज दूँगा दुबई। उसने अपने दोस्त साबिर को सारी बात बताई। क्या 15 लाख? साबिर का तो मुंह खुल गया ये सुनकर। कभी देखे भी है एक साथ 15 लाख? हम कितना भी बड़ा हाथ मार लें यार, लेकिन हम 15 लाख जमा नहीं कर सकते यार। कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ तू कर कोशिश। क्यों, तू साथ नहीं देगा? ना भी ना, मुझे अभी तक मसीहा बनने वाले कीड़े ने नहीं काटा, तो मैं अभी गुंडा और लुटेरा ही अच्छा हूँ। उसके पास एक लड़का आया, मकान के इससे ज़्यादा पैसे कोई नहीं दे रहा था। उस लड़के के हाथ में 5 लाख थे। भाई मकान पूरा खंडर हो चुका था, ये भी पता नहीं कैसे मिले हैं। उसने अपना मकान बेच दिया था। अब कितने हुए? पीछे खड़े साबिर ने पूछा। 7 लाख। ये तो बहुत कम है यार। यार नहीं मेरा, कहीं से बंदोबस्त करके दे। शाहिद ने मिन्नत करने वाले लहजे में कहा। यार तू 10 लाख ऐसे मांग रहा है जैसे 10 रुपये हो। फिर भी तू इतना कह रहा है तो ये पकड़। उसने अपने जेब से 500 की पत्ती निकाली और उसके हाथ पर रखी, जो उसने फ़ौरन से लपेट कर उसके मुंह पर दे मारी और फिर अपने दोनों हाथों में सर देकर बैठ गया। अब वो संजीदा दिख रहा था। संजीदा तो वो पहले भी था, पर साबिर ने अब गौर किया था। यार सच में वो लड़की तेरे लिए इतनी अहम है? शाहिद ने अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। अच्छा ना, एक आइडिया दूं? मैं उस आइडिया को 10 लाख में तब्दील कर सकता हूँ। शायद उसने सर खुजाया। तो फिर चुप रहे, मुझे कुछ सोचने दे। मेरा आइडिया तेरे शायद ये 5 लाख भी बचा ले। अब बक भी दे, शाहिद ने बेजारी से कहा। अब वो उसे आइडिया बता रहा था जिसे वो बड़े गौर से सुन रहा था। वो रात के अंधेरे में ही उन सब लड़कियों को ले जा रहे थे एक वैन में। वो एक ब्लैक कलर की कार का पीछा कर रहा था। उसे पता था वो उन लड़कियों के साथ नहीं होगी। वो कार एक चेक पोस्ट पर रुकी थी और उसे वहीं से सोनिया को निकाल कर ले जाना था। अब अचानक से चारों तरफ गोलियां चलने लगी थी और वो उसे छुपके से उस कार से निकाल कर ले गया था। पीछे से उसे मुस्तफ़ा के एक आदमी ने देख लिया था। अब वो उस पर फायरिंग कर रहा था, पर वो बाइक चलाने में माहिर था, इसलिए यहाँ वहाँ करके वो बाइक को निकाल ले गया। सोनिया नशे की हालत में थी। उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था। उसे अपने बेल्ट से बांधकर काबू कर रखा था। पीछे किसी ने पुलिस को भी इत्तला दे दी थी। अब पुलिस भी आ चुकी थी वहाँ पर। मुस्तफ़ा के आदमियों ने लड़कियों वाली वैन जंगल में कहीं छुपा दी थी। अब वो तीनों जीप में बैठे थे और पहाड़ी इलाके के तरफ जा रहे थे। उसने आंखें खोली। वो पीछे की सीट पे लेटी हुई थी। उसने सोचा शायद मेरा सौदा हो चुका है इन लोगों के साथ, इन लोगों से। वो चक्कर आए हुए सर के साथ उठी तो उसने उन दोनों की पीठ ही देखी। फिर से वो बेजान होकर सो गई। कुछ देर बाद उसने फिर से आंखें खोली। सामने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर के मुंह पर नकाब था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा, अलबत्ता पास बैठे शख्स का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, पर वो उसे नहीं जानती थी। कुछ घंटों बाद उनकी जीप एक लकड़ी के घर के सामने आगे रुकी थी। वो लकड़ी का घर पहाड़ी इलाके में बना हुआ था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, जिस पर से एक पानी का झरना बह रहा था। वो जीप से चारों तरफ का जायज़ा ले रही थी। बाजी, जीप में ही रहने का इरादा है क्या? साबिर ने कहा। ये सुनकर वो जीप से उतरने लगी तो उसका पैर फिसल गया और वो फ़ौरन उसके पास आया। उसने उसका हाथ थामा और उसे जीप से उतारने लगा। जैसे ही उस नकाब वाले ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया तो वो उसके हाथों को ही देखती रही। वो उन हाथों को पहचानती थी। उसकी कलाई पर एस पे एक्स और फिर छोटा सा एस लिखा था, जो उसने खुद किसी ज़माने में उसके हाथ पे लिखा था जब वो पहली बार नशा करके आया था और उसके घर के बाहर ही लेटा हुआ था। और वो उसके पास आई थी। उसके हाथ से खून भी बह रहा था। तब उसने इशारे से पूछा था, दर्द नहीं होता? तब उसने सर को दाएं बाएं हिलाकर कहा था, नहीं, अभी मज़ा चखाती हूँ। ये सोचकर उसने टूटी हुई चूड़ी से ये नाम वाला कारनामा अंजाम दिया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब वो हाल में खड़े थे। उसके मुंह पर नकाब था, जो उसने खींचकर एक झटके में हटा दिया था।
क्या हुआ? शाहिद ने पूछा। वो उसकी सुर्ख आंखों को देखती रही। फिर शाहिद ने उसके आगे अपने दोनों हाथों को हिलाकर कहा, ओ बीबी, कहाँ गुम हो? क्या देख रही हो? वो उसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सामने खड़े साबिर ने दोनों को देखकर कहा, आय हाय, क्या फिल्मी सीन है। उसकी ये बात सुनकर शाहिद ने उसे खुद से अलग किया और वो उसके कदमों में बैठकर रोने लगी थी। अरे इसे क्या हुआ? अब वो बेजार हो रहा था उसके आंसुओं को देखकर। चलो, उसने उसका हाथ पकड़कर उठाया। वो एक नेक बच्चे की तरह उठकर उसके साथ चलने लगी। ये घर बिल्कुल खंडर जैसा था। उसके खिड़कियाँ टूटी हुई थी और दरवाजे को दीमक ने ख़त्म कर दिया था। उस घर में किचन नहीं था। साबिर ने अभी ही गौर किया था। यार, यहाँ पे किचन नहीं है। उसने अंदर से आवाज़ दी, तुझे कौन सा यहाँ पे होटल खोलना है? शाहिद ने अंदर आते ही कहा, फिर भी यार, खाना तो बनाना पड़ेगा ना। तुझे खाना बनाना आता है? शाहिद ने पूछा। उसने कहा, नहीं। फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? फिर तुम दोनों कैसे गुजारा करोगे यहाँ पे? साबिर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू कब काम आएगा? क्या मतलब? साबिर ने उसके कंधे से फ़ौरन अपने दोनों हाथ हटा लिए। अब शाहिद उसे अपनी मजबूरी बता रहा था। यार, मैं बाहर आ जा नहीं सकता। पर तू तो जा सकता है ना? शाहिद ने बड़ी मासूमी से कहा। हद है यार, शहर यहाँ से कितना दूर है, अंदाज़ा भी है तुझे? साबिर ने कहा। पैदल जा चुका हूँ यहाँ से शहर, शाहिद ने जताने वाले अंदाज में बताया। ओ भाई, नशे की हालत में गया होगा। वो एक कोने में खामोश खड़ी उन दोनों की बहस सुन रही थी। साबिर उसके पास गया और उसे इशारे करने लगा। ओए अकल की पैदल, वो गूंगी है, बहरी नहीं। ओह अच्छा, सुनो लड़की। शाहिद ने उसे गुस्से से देखा। उसका नाम सोनिया है। अच्छा सुनो सोनिया लड़की। शाहिद अभी भी उसे घूर रहा था। अच्छा ना, उसकी खा जाने वाली नज़रों से बेजार होकर कहा साबिर ने। सोनिया बाजी, आपको खाना बनाना आता है? उसने हाँ में सर हिलाया। शुक्र। आपको अगर मैं शहर से सामान ला के दूँ तो क्या आप खाना बना लोगी? हाँ, वो खाना बना लेगी। इस सवाल का जवाब पीछे जीप पर लेटे हुए शख्स ने दिया था। अच्छा फिर ठीक है, मैं कुछ देर बाद सारा सामान ले आऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ चले? नहाने। इस घर में पानी आता है? शाहिद ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। फिर कहाँ जा रहा है नहाने? सामने। कोई नहीं, सामने से पानी, पीने का पानी लेंगे। तो तू कहीं और चला जा। ओके बॉस, ये कहकर वो चला गया। जीप पर वो ठंडी ठंडी हवाओं में अब सोने ही लगा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने फ़ौरन उस हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। वो सोनिया थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे देखने लगी। अरे यार, तुम मुझे यूँ घूरना बंद करो। वो अब उसे इशारों में पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। वो चुप रहा। वो उसके पास ही खड़ी रही। तुम जाओ और मुझे सोने दो, रात से नहीं सोया। उसने फिर से उसके कंधे को झिंझोड़ा। क्या है? शाहिद ने बेजार होकर कहा। मैंने इंसानियत के नाते किया था ये सब, और कुछ नहीं। इस बार उसके लहजे में बेरुखी थी। शाहिद की अम्मी की मौत से पहले शाहिद बहुत अच्छा था और सोनिया का अच्छा दोस्त और मोहल्ले का सबसे फरमाबरदार लड़का। वो सबको पसंद था। वो सोनिया की अम्मी का तो लाडला था। उसकी अम्मी के गुजरने के बाद सब कुछ बदल गया। उसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं था। वो कई बार उनके पास गया था, मगर उन्होंने उसे ये कह दिया कि मैंने तुम्हारे नाम पर घर रखा तो है, उसी में जाके रहो और मेरे पास ना आया करो। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो ईद की शॉपिंग करने बाज़ार गई थी अनवर के साथ। वो एक दुकान पे कपड़े देख रही थी। वो भी उसी दुकान के अंदर बैठा था। फिर उसकी नज़र सोनिया पर गई। तुम यहाँ? उसने कहा। सोनिया ने भी उसे देखा। जी आप कौन? अनवर ने पूछा। मैं सोनिया का पड़ोसी और बचपन का दोस्त भी। वो अनवर से बातें कर रहा था। वो उसे देख रही थी। वो उसे 5 साल बाद देख रही थी। जब आखिर में अनवर कपड़ों के पैसे देने लगा तो शाहिद ने लेने से साफ मना कर दिया। अरे क्यों? अनवर भाई, ये मेरी तरफ से सोनिया के लिए ईद का तोहफ़ा समझ कर रख लीजिए। अरे नहीं। अनवर के कई बार कहने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। वो कुछ दिनों से उसकी गली में आने लगा था। एक बुरखे वाली लड़की उसे रोज़ आते जाते देखती थी। वो भी खुश होता था उसे देखकर।
फिर बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। एक दिन उस लड़की ने उसे खत दिया, उसने भी अपनी तरफ से उसे खत लिखा। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। साबिर उसे रोज़ उस लड़की के खत पढ़कर सुनाता था। फिर एक बार उस लड़की ने खत में निकाह का जिक्र किया और शाहिद ने बात करना ही ख़त्म कर दिया था। उस गली में आना भी छोड़ दिया था। वह साबिर के साथ आज फिर वो उस गली में आया था। वो साबिर के साथ गली में खड़ा था। यार, ये लड़की कौन है जो रोज़ तुझे कुछ ना कुछ दे के जाती है? चेहरा तो मैंने भी आज तक उसका नहीं देखा। अच्छा, देख देख शाहिद, वो आ रही है। हाँ, ऐसा कर तो मुझसे बात करता रहे। चल, ये भी ठीक है। पूछ मुझसे। क्या पूछूं? वही जो अभी कुछ देर पहले पूछा था। क्या? यार साबिर, अच्छा रुक, पूछता हूँ। यार शाहिद, वो लड़की कौन है? उसे पता था वो सामने से आ रही है और उनकी बातें उसे साफ सुनाई दे रही। टाइम पास है और कुछ नहीं। मतलब साबिर ने अनजान बनने की कोशिश की। मुझे लगा तू मोहब्बत करता है उसे। नहीं बे, शाहिद अपनी बाइक को साफ करते हुए कह रहा था। मोहब्बत कुछ नहीं है, टाइम पास है और कुछ नहीं। वो उसके पास से गुजरी तो उसकी निगाहें उस पर ठहर सी गई। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। वो चली गई। यार, तूने ऐसा क्यों किया? साबिर ने पूछा। तू नहीं समझेगा, पर समझा तो सही ना। नहीं, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। यार, बस कह दिया ना, नहीं बात करनी, बस ख़त्म। आज ये किस्सा भी ख़त्म हुआ। उसने ये कहा और ये किस्सा वाकई में उस वक्त ख़त्म हो चुका था और फिर वो किसी के लिए अच्छे से बुरा बन चुका था। उसकी रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी। सुबह होते ही वो उस घर से बाहर आ गई थी। कल शाम से सोया हुआ था जी पर। वो रात को खाने के लिए भी नहीं उठा था। अब सोनिया को परवाह होने लगी थी उसकी। फिर उसने ना चाहते हुए भी उसे उठाया, उसके कंधे को झंझोड़ा। नहीं कर साबिर, बहुत मार खाएगा मेरे हाथों से। वो उसकी ये बात सुनकर दूर हो गई। साबिर जो नाश्ते का बंदोबस्त करने गया था वो अभी ही आया था। उसकी धमकी सुनकर वो तो डर ही गया। और भाई, मैं नहीं हूँ, उसने दूर से आवाज़ दी। सोनिया उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कह रही थी। फिर आखिर वो उठ ही गया। उसने सोनिया को देखा, मुंह पर उंगली रखे खड़ी थी और वो सामने लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। उसे कोई बात याद आई थी। फिर वो फ़ौरन से उठ बैठा। मुस्तफ़ा की कोई खबर मिली? नहीं यार, आज जाऊँगा शहर, पर मुझे पूरा यकीन है वो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। जाहिर सी बात है, मैं उसके 15 लाख लेके भागा हूँ। इस बात पे दोनों हंसने लगे। फिर साबिर संजीदा होके बोला, फिर क्या सोचा है इस लड़की का? उसका नाम सोनिया है। हाँ वही। यार, मैंने कुछ सोचा नहीं इस बारे में। फिर सोच, जल्दी सोच। हाँ, अब वो उस लकड़ी के घर के अंदर चली गई थी। ऐसा कर शादी कर ले तू उससे। नहीं ओए। क्यों? अच्छी नहीं लगती तुझे? ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? पता नहीं। ऐसा कर मेरी शादी करवा दे इससे। जान निकालूंगा अगर फिर तुमने इसके बारे में ऐसी कोई उल्टी सीधी सोच रखी तो। समझा? अच्छा ना, मर क्यों रहा है? कुछ देर बाद वो उसके पास बैठी थी। उसका बाजू देख रही थी जिस पर गोली लगी थी किसी ज़माने में, पर निशान अब भी साफ दिखाई दे रहा था। शाहिद वो भागता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ? वो भी उठ खड़ा हुआ। मुस्तफ़ा के लोगों को इस इलाके के बारे में पता चल गया है। कैसे? पता नहीं। फिर अब क्या? वो ढूंढते हुए आ रहे हैं यहाँ। अब हमें यहाँ से कहीं जाना होगा। साबिर ने कहा। कहाँ जाएंगे? फिर शाहिद ने कुछ सोचते हुए कहा, पुलिस के पास। फर्स्ट चैप्टर इज क्लोज। चैप्टर 2, मोहब्बत फिर कभी। फर्स्ट पेज। हम कहाँ जाएंगे? शाहिद ने कुछ सोच कर कहा, पुलिस के पास। क्यों? क्योंकि हम मुस्तफ़ा से मुकाबला नहीं कर सकते। वो अभी ही उन दोनों के पास आ खड़ी हुई थी और उसने शाहिद के आखिरी अल्फाज ही सुने थे। अब वो लोग इस इलाके में ही हैं। अब वो हमें कभी भी यहाँ ढूंढते हुए आ सकते हैं। साबिर ने कहा। हाँ यार। शाहिद ने फिर कुछ सोचा, फिर कहा, बस आज रात तक का वक्त है हमारे पास। ऐसा करते हैं, रात के अंधेरे में छुपकर मैं पुलिस थाने चला जाता हूँ। सिर्फ पुलिस की मदद नहीं चाहिए, हमें मीडिया की भी ज़रूरत है। क्यों? साबिर ने पूछा। हम दोनों तो पुलिस के बगैर भी बच जाएंगे मुस्तफ़ा से, पर हमें सोनिया को बचाना है। हाँ यार। साबिर ने भी इस बात पर फिर गौर किया। फिर सुबह के 4 बजे हल्के अंधेरे में तुम यहाँ से निकल जाओगे और 10-11 बजे तक तुम शहर पहुँच जाओगे। फिर साबिर ने पूछा, तुम किसी भी न्यूज़ चैनल वाले से रब्ता करोगे और उसे सारी बात बताओगे और फिर वो लोग खुद पुलिस को लेके आएंगे। ओके बॉस, साबिर ने कहा। वो दोनों सारी रात सोए नहीं थे। उनको इंतज़ार था तो बस सुबह होने का। सोनिया भी सारी रात जागती अगर उसे उस प्लान के बारे में कुछ पता होता तो। वो बेखबर सो रही थी। सुबह के 4 बजे बजते ही साबिर प्लान के मुताबिक निकल गया था। वो मुस्तफ़ा के आदमियों से कैसे बचकर निकला था वो तो बस साबिर ही जानता था। यहाँ शाहिद भी चौकन्ना हो गया था। उसे पता था कि
कभी भी कुछ भी हो सकता था। सुबह होते ही उसने सोनिया को भी सब कुछ समझा दिया था। सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा था। शाहिद ने अपने हाथ पर बंदी घड़ी को देखा। इसमें 10:30 बज रहे थे। उसे यकीन था साबिर कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा पुलिस और मीडिया को लेकर। वो कुछ और सोच ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा, वो सोनिया थी। उसने गहरी सांस ली। क्या हुआ? क्या? शाहिद ने पूछा। वो इशारों से कुछ पूछ रही थी। क्यों कर रहे हो मेरे लिए ये सब? सोनिया ने इशारों से एक बार फिर पूछा। शाहिद ने कुछ ना कहा। फिर वो कुछ ढूंढने लगा। सोनिया ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया, फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे एहसान लुटा रहा हूँ और कुछ नहीं। कैसा एहसान? उसने इशारों से पूछा। बस थे कुछ एहसान मुझ पर तुम्हारे। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने फिर पूछा, अरे यार तुम बोलती नहीं हो, फिर भी बेजार कर दिया है तुमने सवाल पूछ कर। वो आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, पता नहीं क्यों। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये लो, रोना शुरू? इसके अलावा कुछ आता भी है तुम्हें? वो ज़मीन पर बैठ गई। अब वो भी उसके साथ ही बैठ गया। अच्छा बता रहा हूँ तुम्हें, याद है जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था? उसने सर को हिलाकर कहा। हाँ। मोहल्ले में से किसी ने नहीं पूछा था। मेरे रिश्तेदार भी कुछ दिनों तक ही आते रहे थे। तुम थी जो हर बार खाना लेके आती थी, मेरे कपड़े, मेरे इतना ख्याल रखती थी। हालांकि तुम्हें मना करती थी तुम्हारी अम्मी, लेकिन तुम नहीं मानती थी उनकी बातें। याद है तुम्हें? वो उसे देखती रही। मेरी ज़िंदगी में अगर किसी ने मेरे लिए कुछ भी किया है, वो भी बिना मतलब के, तो वो तुम हो और कोई नहीं। मैं जब लड़कों से लड़कर आता था तब तुम ही तो थी जो हमेशा ज़ख्म को देखने आती थी। वो उसकी तरफ देख रही थी। वो अपने सर को झुकाकर बता रहा था। फिर पता नहीं क्यों अचानक से वो खड़ा हो गया और खिड़की से देखने लगा। सामने से कुछ लोग जीप में आ रहे थे उसी घर की तरफ। वो चौंका। वो भी उसके साथ खड़ी हो गई। उसके पास एक ही पिस्तौल थी जिसके अंदर अब बस कुछ ही गोलियां बची थी। वो सोचने लगा कि अब वो इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा। उसका प्लान उसके अंदाजे के मुताबिक जा रहा था, पर शायद वो लोग जल्दी आ गए थे या फिर साबिर को आने में देर हो गई थी। उस घर में सामने के दरवाजे से निकलने के अलावा और कोई रास्ता न था। अब वो लोग उस घर के बाहर आ चुके थे। वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। उस घर में सामने के दरवाजे से निकलने के अलावा और कोई रास्ता न था। वो दोनों एक तरफ खामोशी से खड़े थे। अब वो गुंडे घर के अंदर आ चुके थे और गोलियां चला रहे थे। यहाँ वहाँ वो ढूंढ रहे थे उन दोनों को, और फिर वो दोनों उन लोगों को मिल ही गए। उन लोगों ने शाहिद को पकड़ लिया और सोनिया का हाथ छुड़ाने लगे। शाहिद का और सोनिया का हाथ छुड़ाने लगे। सोनिया भी इधर थी, उन गुंडों से बचने की कोशिश कर रही थी, मगर उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया था। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो लोग उन दोनों का हाथ ना छुड़ा पाए तो उन लोगों ने शाहिद के हाथ पर एक गोली मारी और शाहिद का हाथ फ़ौरन से खुल गया। वो लोग सोनिया को लेकर जा रहे थे। पीछे शाहिद ज़मीन पर पड़ा उन लोगों को जाते देख रहा था। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके उन लोगों के पीछे आने की कोशिश की। फिर उनमें से किसी ने देख लिया था शाहिद को, और फिर शाहिद को खुद के अंदर कुछ गर्म चीज़ जाती हुई महसूस हुई और फिर उसके सीने से खून बहना शुरू हो गया। किसी ने गोली मारी थी उसे। वो ज़मीन पर जा गिरा। बहुत कुछ उसके जहन में आ रहा था उस वक्त, मगर फिर 2 गोलियां और मारी गई उसे। वो लाश बन गया। सब कुछ सफ़ेद हो गया। वो गुंडे सोनिया को वैन में बिठाकर ले ही जा रहे थे कि न्यूज़ रिपोर्टर की वैन और पुलिस की कार आ गई सामने ही। उन लोगों को पकड़ लिया गया था। सोनिया को बचा लिया गया था, मगर वो नहीं बचा था। उसे एक लेडीज़ पुलिस ऑफिसर ले जा रही थी। वो उस घर की तरफ इशारे करके कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई समझ ही नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद उसे जीप में बिठा दिया गया। वो बेसुध बैठी रही। उसे ख्याल आ रहा था तो उससे एक शख्स का ही आ रहा था जिसने उसके लिए सब कुछ किया था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे वैन में बिठाकर ले गए थे। पीछे वो वजूद वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद उस वजूद के पास कोई आकर रुका था। उस खून से लथपथ वजूद को कोई चूम रहा था। फिर कोई बहुत देर तक वहाँ रोया था। फिर कुछ देर बाद उसे दफनाया गया था और वो शख्स उसकी कब्र के पास 2 दिनों तक यूं ही पड़ा रहा था। 1 हफ्ते बाद वो अब तक उस दिन को भूल नहीं पाई थी।
उसने बहुत कोशिश की थी, उसके जहन में अभी तक वो हादसा चल रहा था। शाहिद की मौत, वो गुंडे, वो गोलियों की आवाज़ें, वो पहाड़ी इलाका। वैसे तो वो पूरा दिन गुमसुम रहती थी और नींद भी उसे बहुत कम आती थी। कभी कभी वो जब सोती थी तो उसकी आँख अचानक से खुल जाती थी। कुछ था जो उसे अंदर ही अंदर से ख़त्म किए जा रहा था। उसने मीडिया वालों को अपनी पूरी कहानी लिख के बता दी थी और फिर वहाँ की हुकूमत से उसने अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगा था और उसे पूरी सिक्योरिटी भी मिली थी। आज वो अचानक से घर से निकल गई थी और बिना कुछ सोचे समझे रोड पे चलने लगी थी। पहले फुटपाथ पे चल रही थी, फिर उसे पता नहीं क्या हुआ, रोड पे चलने लगी। बहुत सी गाड़ी वालों ने जाते हुए उसे आवाज़ दी थी। फिर शाहिद की एक बात उसे याद आई। वो उसे कह रहा था, मेरी माँ के बाद अगर किसी ने मेरी ज़िंदगी में बिना मतलब के मेरे लिए कुछ किया है तो वो तुम हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता सोनिया, मगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त बहुत करता हूँ। फिर उसके कान में एक आवाज़ गूंजी। किसी ने ज़ोर से कहा था, सोनिया। वो आवाज़ शाहिद की थी जब उसने आखिरी बार उसका नाम लिया था, जब वो गुंडे उसे ले जा रहे थे। उसके आगे वो सारा मंज़र फिर से चलने लगा था। वो बाइक पर आया था उसे लेने, वो नकाब में खड़ा था, वो नशे में उसके घर के बाहर पड़ा था। वो उसके हाथ पर नाम लिख रही थी। सामने से एक कार आ रही थी, वो बहुत स्पीड में थी। कार वाले ने हॉर्न बजाया पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। वो तो बस गुम थी किसी के ख्याल में। अब वो कार उसके बिल्कुल पास आ गई थी। उसको कार की टक्कर लगी थी। छोटी सी थी, जब मोहल्ले के बच्चे उसके साथ खेलने से मना कर देते थे, वो उसके साथ अकेला ही खेलने आ जाता था। सब कुछ एक साथ चलने लगा था। टक्कर लगने के बाद वो दूर जा गिरी थी। उसके सर से खून बह रहा था। लोग जमा होने लगे थे। वो उसके साथ गुड़िया से खेलने आता था। वो उसके साथ घर घर खेलता था। अब उसे कोई एम्बुलेंस में ले जा रहा था। उसकी नज़र में वो बुरा लड़का था, नशा करने वाला बुरा लड़का। वो ना चाहते हुए भी उस बुरे लड़के से कहीं ना कहीं मोहब्बत कर बैठी थी, मगर ये बात उसने कभी खुद से कही ही नहीं थी। 2 हफ्ते बाद उसकी जब आँख खुली तब वो हॉस्पिटल के एक बेड पर थी। उसने उठने की कोशिश की तो उसका सर चकरा गया। सर पर पट्टी बंधी थी, हाथ पर भी पट्टी बंधी थी, पैरों पर चादर थी। वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी उसके साथ क्या हुआ था। कुछ देर तक वो छत को देखती रही, फिर उसका सर चकराने लगा और फिर उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। 2 घंटे बाद वो एक जंगल में थी। वो उसके साथ चल रहा था। वो उसे कुछ कह रहा था, वो सुन रही थी। चलते चलते फिर शाहिद ठहर गया और कहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने शाहिद की आंखों में देखा। क्या? उसने पूछा शाहिद से। उसने पहली बार अपनी आवाज़ सुनी थी। वो बोल रही थी, वो बोल सकती थी। फिर उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने शाहिद पर गोली चलाई थी। वो गोली सीधा उसके सीने में जा लगी थी। वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। वो चिल्ला रही थी, वो बचाना चाहती थी। वो उस गोली चलाने वाले को ढूंढ रही थी, मगर उस जंगल में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। फिर शाहिद को एक और गोली लगी। इस बार गोली उसके सर से आर पार हुई थी। वो गिर रहा था। वो भाग कर उसके पास गई थी। अब उसका सर सोनिया की गोद में था। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और शाहिद की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। एक बार फिर से उसके सामने उसका दम निकल रहा था और फिर से एक बार वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अब उसकी आंखें बंद हो गई थी। फिर उसने चिल्लाकर अपनी आंखें खोली। शाहिद, शाहिद, वो चिल्ला रही थी। चिल्लाते हुए उसने अपने हाथों में लगी ड्रिप की नलकियां निकाल ली थी। कुछ देर पहले ही उसकी सर्जरी हुई थी और अब उसके सर से दोबारा खून बहने लगा था। नर्स फ़ौरन से अंदर आई थी और उसे देखकर चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर भी फ़ौरन से उसके पास आया था। काम डाउन, सोनिया को डॉक्टर कह रहा था और फिर डॉक्टर ने उसे फ़ौरन से एक इंजेक्शन दिया था। 2 दिन बाद आज वो मुकम्मल होश में आई थी। रिसेप्शन पर कोई उसके बारे में पूछने आया था। उसके हाथ में रंग बिरंगी फूल थे
और एक हाथ में फ्रूट की बास्केट। वो आंखों पे हाथ रख के लेटी हुई थी। जब कोई रूम में आया था उसने आंखों से हाथ हटाया और सामने देखा। हाय। आने वाले शख्स ने कहा, कैसी हो आप? उसने पूछा। वो उसे देखे गई। उसने फूल फ्रूट बास्केट उसके पास वाली टेबल पर रखे। अब वो उसके सामने बैठा था। कैसे हो आप? सोनिया ने पूछा। साबिर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। आप बोल सकती हो? वो हैरान था, बहुत हैरान। आप कब से बोलने लगी? पता नहीं कब से, सोनिया ने कहा। वो अभी तक हैरान था उसकी आवाज़ सुनकर। वो ये पैसे थे जो शाहिद ने मुझे रखने के लिए दिए थे। उसकी हैरानी थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। पर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? सोनिया ने कहा। जी आपका ही हक है इन पैसों पर, आप उसके लिए बहुत ख़ास थी। वो उसे पैसे दे रहा था और उसकी आंखों में नमी थी। सोनिया तो रो ही पड़ी थी। 1 साल बाद उसने उस पैसों से एक यतीम इदारा खोला था। एक बार अनवर उसे लेने भी आया था। उसने साफ मना कर दिया था वापस जाने से। अब वो चेयर पर बैठी थी। सामने बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और वो उन बच्चों को ही देख रही थी। एक बच्ची भागकर उसके पास आई। आप भी चलो ना। नहीं आप खेलो, मैं आपको दूर से देख रही हूँ ना। फिर कुछ देर बाद एक बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा। वो भागकर उसके पास गई। वो बच्चा रो रहा था। वो उसे चुप करा रही थी। उन यतीम बच्चों में उसकी जान बसती थी और उन बच्चों की जान वो आप ही थी। अब वो बहुत से सेमिनार्स पर जाती थी, मोटिवेशनल स्पीकर बनकर। वो इंस्पिरेशन बन गई थी सबके लिए। वो एक कॉलेज के स्टेज पर खड़ी थी, माइक के सामने स्पीच दे रही थी। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, जीने की आस हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम अगर अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं तो क्या हमें मर जाना चाहिए? अब सब स्टूडेंट बड़े गौर से सुन रहे थे उसे। हम अगर अपने काम नहीं आ सकते और अगर हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं भी है तो क्यों ना हम किसी और को काम आए, किसी और की ज़िंदगी में रंग भरें, किसी की लाइफ और बेहतर करें। क्यों नहीं कर सकते हम? इंसान सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। बस इंसान हार मान लेता है जल्दी। अगर आप मजबूर हो, कमज़ोर हो तो आप अपने से कम वालों को देखो और फिर सोचो कि आपको अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। फिर आखिर में उसने कहा, नेवर गिव अप प्लीज़ डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 2 साल बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें उसके मुंह पर बरस रही थी। वो उस पानी की बूंदों को हाथ में जमा करके पी रही थी। बस करो अब वरना बीमार हो जाओगी, गेट पर खड़े शख्स ने कहा। वो 3 पीस पहने फाइल्स को अपने सर पर रखे उसके गेट पर खड़ा था। वो लकड़ी का छोटा सा गेट खोलकर अंदर आ रहा था। चलो आप अंदर बैठो, मैं आ रही हूँ। आप भी चलो। अब बहुत नहा लिया बारिश में, कुछ देर और खड़ी रही ना बारिश में तो नमूनिया हो जाएगा, उस शख्स ने कहा। कुछ नहीं होता, सोनिया ने कहा। चलो। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। वो बच्चों की तरह उदासी होकर उसके पीछे आने लगी। कुछ देर बाद वो कपड़े बदल कर चाय ले आई थी। उसने भी अपना कोट उतार कर सुखाने के लिए रखा चेयर पर। सीने ऊपर चढ़ाकर वो बैठा था। वो उसके लिए चाय बना रही थी। ओ, आप कैसे हो? आपको कैसे पता चला मेरा पकौड़े खाने का दिल है? बारिश में सबको चाय के साथ पकौड़े अच्छे लगते हैं। आप कोई नए नहीं हो? हाँ हाँ। वो हंसने लगा। हाँ। बारिश अब धीमी हो गई थी। वो लॉन में बैठे थे। सामने गार्डन था जो सोनिया ने बड़े प्यार से सजा रखा था। वहाँ हर तरह के फूल थे। एक बात कहूँ, उसने सोनिया से कहा। जी कहें। थैंक यू सो मच। किस लिए? आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा, वो कैसे? मैं नहीं बता सकता, पर मैं आज जो भी कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से। पर कैसे? सोनिया ने फिर से पूछा। आपको याद है आपने एक स्पीच दी थी? मैंने बहुत सारी स्पीचेस दी हैं। हाँ वही, उनको सुनकर ही मैंने खुद को बदलना शुरू किया था। अच्छा हाँ। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। अच्छी बात है, सोचो। सोनिया ने चाय का घूंट पीकर कहा। मैं शादी करना चाहता हूँ। ओह ग्रेट न्यूज़। फिर कब कर रहे हैं आप शादी? जब लड़की माने,
उसने अपने हाथों की लकीरों को देखते हुए कहा, अच्छा क्यों, लड़की नहीं मान रही? सोनिया ने पकौड़े प्लेट में रखते हुए पूछा, पता नहीं। क्या मतलब? अभी तक मैंने लड़की से कुछ कहा नहीं। अच्छा फिर कब कहोगे? सोच रहा हूँ आज ही कह दूँ। कह दो, अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। जी, उसने कहा। वो चौंक कर दूर हुई। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से एक रिंग निकाली। वो हैरान खड़ी रही। अब वो घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर रहा था। साबिर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज़ मत करो ये सब। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं। पर क्यों? साबिर ने पूछा। मैं वो आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ। बिना किसी बहस के वो फ़ौरन उठा, तेज़ कदम चलते हुए वहाँ से चला गया। पीछे वो उसे ज़्यादा देखती रही। बाहर जाते वक्त उसकी आंखें नम थी। अब फिर से बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। बिजली भी बड़ी तेज़ी से चमक रही थी। आज आसमान को भी शायद बहुत दुख हुआ था। हे गाइस, इट्स आरजे आयुष। आई होप मोहब्बत फिर कभी स्टोरी पसंद आई है आपको। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मिलेंगे हम। आज भी तेरी याद दिल को है आती है। फिर चाहे मौसम जो भी हो, आंखों की बारिश हर मौसम में दिल को रुलाती है। बात तो अलग होने की कोई भी न थी। बस दोनों ने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। फिर वो फैसला मीलों का फासला बन गया। इस जन्म में